हेलो स्टूडेंट्स, बीए पार्ट फर्स्ट के स्टूडेंट्स को मैं डॉक्टर मनोरमा त्यागी मनोविज्ञान विषय में पेपर फर्स्ट का चैप्टर पढ़ाऊंगी, संवेगों के सिद्धांत। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको संवेग का सिद्धांत, जेम्स लॉन्ज का सिद्धांत बताया था। जेम्स लॉन्ज ने ये कहा कि संवेग जो है, संवेग जैसे क्रोध, भय, ईर्ष्या, ये सारे हमारे संवेग हैं। तो उनका ये कहना था कि संवेग की जो अनुभूति है उससे पहले शारीरिक परिवर्तन होते हैं। शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं, शारीरिक परिवर्तन, उसके बाद जो है संवेग की अनुभूति होती है। आज मैं आपको बताऊंगी कैनन बार्ड का सिद्धांत। कैनन बार्ड ने संवेग के क्षेत्र में अनेक अध्ययन किए, उन्होंने प्रयोगात्मक अध्ययन किए और उन्होंने अपना कैनन बार्ड के सिद्धांत के नाम से उनका सिद्धांत प्रचलित है। और ये जो सिद्धांत है ये हाइपोथैलेमिक थ्योरी, एमरजेंसी थ्योरी और सेंट्रल थ्योरी के नाम से भी हम इसको जानते हैं। और कुछ वैज्ञानिकों ने जेम्स लॉन्ज के सिद्धांत को आंशिक रूप से स्वीकार किया, लेकिन कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया। कैनन बार्ड भी वो मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने जेम्स लॉन्ज के सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया। और कैनन बार्ड का जो सिद्धांत है वो जेम्स लॉन्ज के सिद्धांत की आलोचना के फलस्वरूप विकसित हुआ। कैनन बार्ड का कहना ये था कि संवेग में जो मस्तिष्क का एक भाग है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, उसके अलावा हाइपोथैलेमस का भी महत्वपूर्ण स्थान है, जबकि जेम्स लॉन्ज ने संवेग में सेरिब्रल कॉर्टेक्स को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना है। कैनन बार्ड का ये कहना था कि उत्तेजना परिस्थिति की सूचना ज्ञानेंद्रियों द्वारा हम ग्रहण करते हैं और ज्ञानेंद्रियों द्वारा ग्रहण करने के बाद ये जो सूचना है वो ज्ञानवाही नाड़ियों के द्वारा हाइपोथैलेमस में होती हुई कॉर्टेक्स में जाती है। हाइपोथैलेमस आंतरिक अंगों और मांसपेशियों को परिवर्तन के निर्देश देता है। कॉर्टेक्स में संवेगात्मक अनुभूति और शारीरिक परिवर्तन साथ साथ होते हैं। कैनन बार्ड का यह भी मत है कि एक ओर सेरिब्रल कॉर्टेक्स संवेगात्मक चेतना और अनुभूति से संबंधित है, तो दूसरी ओर थैलेमस और हाइपोथैलेमस संवेगों की अभिव्यक्ति से संबंधित है। तो इस तरह से स्पष्ट होता है कि कैनन बार्ड ने अपने सिद्धांत में थैलेमस और हाइपोथैलेमस दोनों को महत्व दिया, और जबकि जेम्स लॉन्ज ने अपने सिद्धांत में इस महत्व को नहीं माना है। उन्होंने केवल सेरिब्रल कॉर्टेक्स, बृहद मस्तिष्क को ही महत्वपूर्ण माना है। कैनन बार्ड ये मानते हैं कि संवेगात्मक अनुभूति और जो शारीरिक परिवर्तन है, अनुभूति और शारीरिक परिवर्तन साथ साथ होते हैं, जबकि जेम्स लॉन्ज का ये कहना था कि पहले शारीरिक परिवर्तन होते हैं और उसके बाद फिर संवेगों की अनुभूति होती है। जैसे किसी जंगली जानवर को देखकर व्यक्ति तुरंत भागना शुरू कर देता है, मतलब शारीरिक परिवर्तन होते हैं, उसके बाद उसमें भय की अनुभूति उत्पन्न होती है। जबकि कैनन बार्ड का ये कहना है कि शारीरिक परिवर्तन और संवेगों की अनुभूति एक साथ होती है। तो जेम्स लॉन्ज और कैनन बार्ड के सिद्धांत में ये अंतर है। इसको हम एक ग्राफ के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे जेम्स लॉन्ज ने ये कहा कि परसेप्शन होता है पहले, फिर मोटर रिएक्शन होता है और उसके साथ ही विजुअल अराउजल इमोशन होते हैं, मतलब इमोशन की उत्पत्ति होती है। कैनन बार्ड का कहना ये था कि पहले परसेप्शन होता है, वो परसेप्शन हाइपोथैलेमस में जाता है, अराउजल होता है और उसके बाद जो है वो विजुअल अराउजल होता है। तो इस तरह से कैनन बार्ड ने अपने संवेग के सिद्धांत को समझाने की कोशिश की। कैनन बार्ड के सिद्धांत को आपातकालीन सिद्धांत भी कहा जाता है। आपातकालीन इसलिए कहा जाता है कि संवेग में उत्पन्न जो शारीरिक क्रियाएं हैं वो व्यक्ति को आपातकालीन परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार करती हैं। व्यक्ति आपातकालीन परिस्थितियों के लिए सक्रियकरण की क्रिया से गुजरता है, जो कि नाड़ी संस्थान, जो हमारा स्वतंत्र नाड़ी संस्थान है, उसके सिंपैथेटिक जो भाग है
वो व्यक्ति में सक्रियकरण उत्पन्न करता है और उसको फिर सामान्य करता है। तो यदि कैनन बार्ड के सिद्धांत ने जेम्स लॉज के सिद्धांत की त्रुटियों को इस प्रकार से दूर किया है जो उसमें कमियां रह गई हैं, फिर भी ये कहा जा सकता है कि कैनन बार्ड का सिद्धांत बिल्कुल सही है या उचित है। लेकिन फिर भी कैनन बार्ड के सिद्धांत की अनेक मनोवैज्ञानिकों ने आलोचना भी की है और आलोचना के फलस्वरूप कई मनोवैज्ञानिकों का यह कहना है कि कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इसके पक्ष में तर्क दिए हैं, कुछ ने इसके विपक्ष में तर्क दिए हैं। जैसे आलोचकों का कहना है कि इसमें जो कैनन बार्ड ने जो प्रयोग किए हैं वो सारे प्रयोग पशुओं पर हैं, अतः मनुष्यों के लिए ये निष्कर्ष कहाँ तक ठीक है ये कहना उचित नहीं है। इसी प्रकार से दूसरी आलोचना में ये कहा गया है कि थैलेमस और हाइपोथैलेमस को कृत्रिम रूप से उत्तेजित करके ये देखा गया है कि इस प्रकार से अति कमजोर और बहुत थोड़ी देर के लिए संवेग उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार के प्रयोगों से ये भी स्पष्ट हुआ कि संवेग में थैलेमस और हाइपोथैलेमस के अतिरिक्त मस्तिष्क के अन्य केंद्रों का भी महत्व है। अगली जो आलोचना इस सिद्धांत की जाती है वो ये कहा जाता है कि इस सिद्धांत में प्रेरणात्मक पहलुओं को बिल्कुल ध्यान में नहीं दिया गया है। तो जो मनोवैज्ञानिक मोटिवेशनल थ्योरी को मानते हैं संवेगों में, वो इनके सिद्धांत की आलोचना करते हैं कैनन बार्ड के सिद्धांत की, और उनका कहना है कि जो संवेग हैं उनकी उत्पत्ति में मोटिवेशंस जो है, प्रेरणा जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। तो ये कैनन बार्ड का सिद्धांत था जो जेम्स लॉज के सिद्धांत के बाद ये सिद्धांत आया, और इसकी आजकल काफ़ी मान्यता है कैनन बार्ड के सिद्धांत की। अगला जो सिद्धांत है संवेग का वो है प्रेरणात्मक सिद्धांत। प्रेरणात्मक या मोटिवेशनल थ्योरी जो है, इस सिद्धांत के प्रतिपादक मुख्य रूप से R.W. लीपर है, जिन्होंने 1948 में इस सिद्धांत को दिया। और इस सिद्धांत के अनुसार संवेगात्मक क्रियाएं उसी प्रकार से उद्देश्यपूर्ण होती हैं जिस प्रकार से प्रेरणात्मक क्रियाएं उद्देश्यपूर्ण होती हैं। अर्थात जिस तरह से किसी जो हम कार्य करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई प्रेरणा होती है, इसी प्रकार से संवेगात्मक जो क्रियाएं हैं वो भी किसी न किसी प्रेरणा के फलस्वरूप होती हैं। लीपर ने यह स्वीकार किया कि जो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम का जो सिंपैथेटिक भाग है उसमें हार्मोन्स के स्त्राव के कारण जो व्यक्ति है उसमें बहुत अधिक शक्ति अनुभव होती है और कठिन से कठिन कार्य भी कर लेता है, जबकि ANS का जो पैरासिम्पैथेटिक भाग है वो शरीर की शक्ति को संचित करता है और संवेगात्मक अवस्था में जो बढ़ी हुई शक्ति है उसको संतुलित करता है। तो इस तरह से लीपर का यह भी कहना है कि संवेगात्मक अवस्था में जीव के शारीरिक परिवर्तन को उसकी संवेगात्मक परिस्थिति के साथ संतुलित करने में सहायता करते हैं। लीपर का ये जो सिद्धांत है ये संवेगों की तीव्रता के ऊपर बल देता है कि जब संवेगों की तीव्रता साधारण होती है तब उस अवस्था में सही मालूम होता है, परंतु संवेग की तीव्रता जब अधिक हो जाती है तो संवेगों के कारण उत्पन्न जो शारीरिक परिवर्तनों से व्यक्ति परिस्थितियों का सामना करने योग्य बनता है और परिस्थितियों के साथ संतुलन बनाने में उसको कठिनाई होती है। तो इस प्रकार से प्रेरणात्मक सिद्धांत मोटिवेशनल थ्योरी जो लीपर की है उसका कहना यह है कि संवेगात्मक क्रियाएं भी उसी प्रकार से उद्देश्यपूर्ण होती है जिस प्रकार से प्रेरणात्मक क्रियाएं उद्देश्यपूर्ण होती है। तो ये प्रेरणात्मक थ्योरी थी संवेगों की। तो स्टूडेंट्स आज मैंने आपको दो थ्योरी पढ़ाई है, एक तो कैनन बार्ड की थ्योरी और दूसरी प्रेरणात्मक थ्योरी R.W. लीपर की मोटिवेशनल थ्योरी। इससे अगले वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगी कॉग्निटिव थ्योरी, संज्ञानात्मक सिद्धांत जो मनोविज्ञान के हैं, जिसमें शेस्टर का सिद्धांत जो है वो प्रमुख है। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं स्टूडेंट। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।